भूतिया दुल्हन के गुब्बारे वाला। सहारनपुर नाम का एक गांव था जहां लोग शाम को जंगल की ओर जाने से डरते थे। पर नवीन नाम का एक व्यक्ति शाम को जंगल की ओर जाता है। ये लोग पता नहीं इतना डरते क्यों हैं। अरे मैं मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का। अब आ गया हूँ तो मेरी बीवी भी मुझे पीने से नहीं रोक सकती, तो आज झूमना तो बनता है। नवीन अपनी शराब की बाटली निकाल कर पीता है। इतने में किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। अरे अभी तो मैंने एक ही घूंट पिया है, इसमें चढ़ती थोड़ी है। अरे पैरों से कुछ टकरा गया है, जरा देखूं तो। आ ला 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 ला, लाश। दादा 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 दादा, वो भी दुल्हन की शायद। लेकिन घर कहाँ है, कौन कर सकता है ये? मुझे डर लग रहा है, इसलिए गांव वाले इस जगह नहीं जाते। कहीं ये चुड़ैल निकली तो। अरे अरे भागो भाई। नवीन तुरंत वहां से 9-2-11 होकर अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन फिर किसी गांव के व्यक्ति को किसी दुल्हन का बिना सिर वाला शरीर मिलता है, जिसका धड़ गायब था। इतना ही नहीं, ये मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। लोग रोज न रोज ऐसे ही कई दुल्हन की लाश देखते हैं जिनके शरीर से सिर गायब था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सब कुछ कर रहा था। अरे मुझे तो लगता है किसी पागल इंसान का काम है, जो हर दुल्हन को उसकी शादी से पहले ही इस तरह मार देता है। दादू, मुझे तो ये कोई सीरियल किलर लग रहा है जो एक ही तरह से सिर्फ दुल्हनों को मार रहा है। पता नहीं बेटा, अब तो शाम को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप मुखिया जी। चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, मैं घर चलती हूँ। सभी गांव वाले बेहद डरे हुए थे कि आखिर इन मौतों के पीछे कौन था। फिर एक रात रेवा और मोहर अपनी खिड़की से चांद को देख जब बात कर रहे थे तो उनकी नजर किसी डरावने व्यक्ति पर जाती है, जो कई सारी दुल्हनों के सिरों को गुब्बारे की तरह डोरी से बांध कर ले जा रहा था। और कंधे पर एक दुल्हन थी जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। बचना नामुमकिन है तुम्हारा। यह कहते ही वो भूत उस दुल्हन को भी मारकर उसके सिर को गुब्बारे की तरह डोरी में लगाकर गायब हो जाता है। अजी, आपने देखा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सब यही तो नहीं कर रहा था। मुझे लगता है हमें गांव वालों को बताना चाहिए, कल सुबह ही चलेंगे। अगले दिन ही वो पति पत्नी गांव वाले और मुखिया को लेकर उसी जगह जाते हैं जहां उस दुल्हन की लाश पड़ी थी। हाय दैया, बेचारी को कैसे मारा है। हमारे गांव में आखिर कितनी लड़कियों की यही दशा होती रहेगी। क्या उनकी शादी कभी नहीं होगी? हम अपनी बेटियों के साथ कब तक ये होने देंगे? अब तो मुखिया जी आपको ही जवाब देना होगा। कुछ तो करिए। रेवा, तुम यकीन है कि ये भूत ने किया है? मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बता दिया। अब आप लोगों की मर्जी। ये जो कोई भी है दुल्हन को मार रहा है, मुझे नजर रखनी होगी। जब तक हमारे गांव में कोई शादी नहीं होगी, सब रद्द कर दो। इसके बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। मुखिया गांव में नजर रखने के लिए कंबल ओढ़कर इधर उधर घूमता है। इतने में एक लड़की अपने माँ बाप से जिद करके दुल्हन के जोड़े में घर से निकल जाती है। वहीं वो भूत दुल्हनों के सिर कटे गुब्बारे के साथ वहां पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। तुम मेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट दुल्हन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। लगता है तुम्हें खौफ नहीं है मेरा। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सिर कटी दुल्हनों के गुब्बारे देख रही हो, तुम्हारा सिर भी इसमें ही शामिल होगा। ये सुनते ही सलोनी जोर से चीखती है। इतने में मुखिया की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे बचाने जाता है, पर भूतिया गुब्बारा वाला सलोनी को भी मार देता है और उसका सिर बाकी सिर वाले गुब्बारों के साथ लगाकर गायब हो जाता है। बाप रे, इसका मतलब ये सब कोई दुष्ट आत्मा कर रही है। इससे तो सिर्फ तांत्रिक बाबा ही निपट सकते हैं। मुझे उन्हें गांव की बेटियों की रक्षा के लिए अब बुलाना ही होगा। मुखिया फौरन तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताता है, जिसका उपाय करने के लिए वो अगले दिन गांव के बीचों बीच एक यज्ञ करता है और अपनी दृष्टि से देखकर कहता है, अक्कड़ भक्कड़ बम बम बम,
मैं जहां तक अपनी शक्तियों से समझ पाया हूँ, ये एक भयंकर भूत का किया धरा है, जिस पर भूत सवार है कि वो सिर्फ दुल्हनों को ही मारेगा। पर क्यों मार रहा है ये तो अब वो ही बता सकता है, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। तो तांत्रिक बाबा, उसको पकड़ने के लिए हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। उसे दुल्हनों को मारना है ना, किसी एक व्यक्ति को दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना होगा, उसके बाद मैं उसे पकड़ लूंगा। अब करेगा कौन ये काम? मैं करूंगा बाबा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तांत्रिक बाबा है ना। कुछ देर बाद मोहन एक दुल्हन का जोड़ा पहनकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहां वो भूत या गुब्बारे वाला आ जाता है। कितने दिनों से मुझे कोई दुल्हन नहीं मिल रही थी। चलो अब इसका भी वही हश्र करूंगा जो मैंने इन बाकी दुल्हनों का किया है। भूत, बाप रे बाप, ये तो आ गया। भूत उसे मारने जाता है, इतने में मोहन अपने सिर से चुन्नी हटा देता है। भूत आदमी को देखते ही कहता है, धोखा हुआ है, धोखा। मेरे साथ दोबारा धोखा हुआ है और इस धोखे की गुस्ताखी मैं माफ नहीं करूंगा। अब तू गया। भूत मोहन की गर्दन पकड़कर उसे मारने जाता है। इतने में सारे गांव वाले हाथ में मशाल लिए वहां आ जाते हैं और तांत्रिक अपनी अभिमंत्रित भस्म भूत के ऊपर डाल देता है, जिसे मोहन को वो छोड़ देता है और वो उस घेरे से बाहर आ जाता है जहां भूत कहता, अच्छा कैसा धोखा, क्या हुआ तेरे साथ? मैं नहीं बताऊंगा। बताता है या मैं बताऊं? ये बोलते ही तांत्रिक एक छड़ी उस भूत को मारता है, जिससे वो घेरे में बैठ जाता है। मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत मारो, मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं बहुत गरीब इंसान था। गुब्बारे बेचकर अपना खर्चा चलाया करता था। फिर मैं शादी करने की ठानी। पहले तो मेरे रिश्ते ही नहीं हो रहे थे। फिर जैसे जैसे मेरा रिश्ता तय हुआ तो बीच मंडप में मेरी दुल्हन ने मुझे गुब्बारे वाला समझकर शादी करने के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि मैं उसका खर्चा नहीं चला पाऊंगा। मैं बहुत गरीब था, वो मुझे छोड़कर चली गई। तो उस मंडप में मैंने अपनी आत्महत्या करके जान ले ली और मैंने तय कर लिया कि अब किसी की शादी नहीं होने दूंगा। उन सारी दुल्हनों को मार दूंगा, इसलिए उनके सिर का गुब्बारा लिए घूमने लग गया। तुमने अपने चक्कर में हमारी बेटियों को मार डाला। तुम मुक्ति के लायक नहीं हो, पर हम तुम्हें छुटकारा जरूर देंगे। हम अपनी बेटी की शादी जरूर करेंगे। देखता हूँ कैसे शादी करोगे। मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तू? तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तेरी मुक्ति का टिकट मैं करूंगा। तुझे मुक्ति अब शिव जी ही देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ये कहते ही वो तांत्रिक शिवजी के त्रिशूल से उस भूत पर वार कर देता है, जिससे वो जलकर वहीं भस्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर सहारनगंज नामक गांव हमेशा के लिए उस भूत से मुक्त हो जाता है। फिर सभी गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करने लगते हैं। ठंड के कहर से आम इंसान तो जूझता ही है, पर इस बार भूतिया लोक में भी कुछ भूत और चुड़ैलों की दयनीय स्थिति हो गई थी। वहां ठंड इतनी थी जैसे कि कुल्लू मनाली में होती है। भूतिया दुनिया में गरीब भूत और चुड़ैलों पर दिसंबर की ठंड का कहर टूट पड़ा था। उसी में से एक भूतिया महेश का परिवार था। दरअसल कुछ हफ्तों पहले भूतिया महेश का काम छूट गया था, जिस वजह से उसके घर में खाने पीने की किल्लत हो गई थी। शाम के समय, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। कुछ गरम गरम खाने को बना दो ना। ऐसा करो, आप गाजर का हलवा बना दो। सर्दी में तो गाजर आती है ना। बेटा, गाजर के हलवे में तो खोया, मेवा, घी बहुत कुछ डलता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि गाजर का हलवा बनाएं। यहाँ तो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। दादू, मुझे 5-10 रुपए दो ना, मैं दुकान से चीज लेके आऊंगा। बेटा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, तू यहीं बैठ जा। अभी तो तेरी माँ तेरे लिए खाना बना देगी। बहू, खाने का सामान नहीं है क्या? पापा जी, बस 2 मुट्ठी चावल है, उससे किसका गुजारा होगा? ऐसा कर, पतली सी खिचड़ी बना दे। छी, खिचड़ी कोई खाने की चीज होती है? मेरे दोस्त तो अच्छा खाना खाते हैं।
सामने वाला बंटू भी। उसकी चुड़ैल मम्मी ने तो मटर पनीर बनाया था और वो गुड़ पट्टी भी खा रहा था। पापा, पापा आ गए। पापा आज आप काम पर गए थे ना? लाओ मेरे पैसे दो मुझे। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो आप सब। नैना, मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ होती है ना। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से सर्दी बढ़ गई है। सोचा था कि सर्दी आते ही एक कंबल ले लूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, क्या पता कल आपको काम मिल जाए। आप बैठ जाइए, थक गए होंगे ना। फिर नैना ऐसे खिचड़ी बनाकर अपने परिवार को खिला देती है। रात को जब वो सोते हैं तो एक तेज आंधी में उनकी नाजुक सी झोपड़ी एक तरफ से टूट जाती है, जहां से उन्हें ठंडी ठंडी हवा आती है और सोते सोते सब कांपने लगते हैं। अरे यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, मुझे ढकना होगा। नैना और बच्चे कांप रहे हैं। भूतिया महेश ठंड में अपनी झोपड़ी ठीक करने जाता है। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। महेश उस जगह को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। अरे ये तो बात नहीं बन रही, क्या करूं? अंदर से कपड़ा लगा देता हूं, जिससे कुछ तो हवा कम होगी। भूतिया महेश ऐसे ही करता है। बेचारे भूतिया परिवार मामूली से बिछौने पर सो रहा था, वो भी कांपते हुए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बीच बीच में वो ठंड से बचने के लिए आग जला लेते थे, लेकिन कभी कभी लकड़ियां भी सीली हुई मिलती थी। माँ, ना तो आप मुझे स्वेटर देती हो और आग भी नहीं जला रही हो। ठंड लग रही है, कुछ करो। हाँ बेटा, कर रही हूँ। चुड़ैल नैना आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गीली लकड़ियों में आग बिल्कुल भी नहीं लगती है। आग भी नहीं जल रही। रुक, मैं किसी से पुराना स्वेटर मांग कर लाती हूँ, क्या पता कोई दे दे। मेरे पास तो पुराने स्वेटर भी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे किसी की मदद जो करी थी। चुड़ैल नैना अपने परिवार की खातिर पड़ोसन चुड़ैल मीनाक्षी का दरवाजा खटखटाती है, जहां वो मस्त हीटर चलाकर टोपा स्वेटर पहनकर मूंगफली खा रही थी। अरे कौन है? अंदर आ जाओ भाई, सर्दी में कौन उठे भला। मीनाक्षी दीदी, मेरे बेटे को बहुत ठंड लग रही है, कृपया करके कोई स्वेटर वगैरह दे दीजिए जिससे कि वो पहन ले, कोई भी पुराना चलेगा। नैना, क्या दिक्कत है? तेरा पति कभी कमाता नहीं है क्या? अभी 2 दिन पहले दाल चावल मांगने आई थी, अब तुझे मैं कपड़े दूं? तुम गरीब लोगों की यही दिक्कत है, अमीर पड़ोसियों के पास हाथ फैलाने आ जाते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी मदद कर दो, मेरा छोटा सा बच्चा बीमार हो जाएगा। हम ठंड में रहते हैं, आपके पास तो हीटर है। अच्छा, अब इस हीटर पर नजर मारेगी क्या? चल यहाँ से निकल, निकल मेरे घर से, हट। चुड़ैल मीनाक्षी उसे भगा देती है। चुड़ैल नैना और भी लोगों के द्वार खटखटाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अमीर भूत और चुड़ैल अपने पक्के घर में हीटर जलाकर गर्माहट का मजा ले रहे थे। गरम गरम चीज, सूप, गुड़पट्टी, गजक खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस भूतिया दुनिया में नैना जैसे और भी भूत चुड़ैल थे, जो गरीबी और ठंड से बेहद परेशान थे। महेश अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करता है, लेकिन आंधी से वो जगह पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर बर्फबारी होने लगती है। उसका परिवार जमीन पर कांपते हुए सोता है। माँ, ठंड लग रही है। हाय मेरा बच्चा, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा, कंबल, रजाई कुछ नहीं है। क्या करूं? साड़ी ही उड़ा देती हूँ, पापा जी भी कांप रहे हैं। नैना अपने बच्चे को साड़ी उड़ा देती है। वहीं अगले दिन ससुर के बुखार होने पर वो आसपास के लोगों से मदद मांगती है, पैसे मांगती है, ताकि उसके ससुर का चेकअप हो जाए, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता है। लगता है मुझे मुखिया जी से ही मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। कहीं पापा जी को कुछ हो गया तो महेश जी, आप इनका और नील का ख्याल रखिए ना। ठीक है। नैना भूतिया मुखिया बिरजू के घर जाती है, उसे सब कुछ बताती है। क्या? पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं वैद्य को लेकर आता हूँ, तुम घर पहुँचो। लालू, तुम पंचायत की जगह पर सबको बुलाओ। अभी सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि भूतिया लोग पर ठंड का कहर आया है, तो इन्हें आपस में मदद तो करनी होगी। जी मालिक। फिर बिरजू वैद्य लेकर नैना के घर जाता है, जहाँ ठंड से उसके ससुर की मौत हो गई थी। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे पिताजी ठंड से चल बसे। इन भूतिया लोगों से इंसानियत की इच्छा करना गलत है। कैसे भूत हैं, इनमें दिल ही नहीं है कि किसी की मदद करें। हमारी गरीबी और ठंड पिताजी को ले डूबी।
माफ करना नैना, आने में देरी हो गई। ये लो, कुछ कंबल, रजाई, गरम कपड़े हैं तुम्हारे परिवार के लिए, और ये राशन भी है। तुम्हारे ससुर जी तो बचे नहीं, पर मैं तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शुक्रिया मुखिया जी, आपने मदद की हमारी, पर हमारी भूतिया दुनिया में मेरे जैसे और भी गरीब लोग हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, किसी के साथ इस ठंड में अन्याय नहीं होगा। उसके बाद मुखिया गांव में सब भूत और चुड़ैलों को इकट्ठा करता है। अरे भूतिया चुड़ैलों भाई बहनों, ये आप सब क्या कर रहे हैं? अगर आप पर पैसे हैं, कोई गरीब आपके दरवाजे पर आया है इतनी कड़कड़ाती सर्दी में, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस साल हमारा सर्दी से बचना बहुत जरूरी है। कई भूत और चुड़ैलों की तो ठंड से मौत भी हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं आप किसी की मदद न करने से उनकी जान ले लें? नहीं ना। देखें, मैं अकेले मदद करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। हम मदद जरूर करेंगे मुखिया जी। हम भी करेंगे मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ करना नैना, मैं तब तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मैं भी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, पर जब चांडाल देने की क्षमता रखते हैं तो अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। सबसे गुजारिश है कि आपने आसपास के लोगों की मदद करें, और बिजली का हीटर जलाने से अच्छा है आप लकड़ी जलाएं, लेकिन प्लास्टिक नहीं, इससे हवा में प्रदूषण फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया साहब, आपकी वजह से अब हम ठंड से नहीं मरेंगे। सभी लोग भूतिया मुखिया की बात सुनकर आसपास के लोगों की गर्म कपड़े, खाने पीने की चीज और उनके घर की मरम्मत कराकर मदद करते हैं, जिससे भूतिया दुनिया में भूतिया लोग आसानी से जनवरी फरवरी की ठंड का सामना कर पाते हैं। वहीं भूतिया महेश सर्दी में चिकन बनाकर बेचने लगता है, जिससे उसके घर का खर्चा निकलने लग जाता है।